नमस्कार, एक्नो चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम गैर व्यापारिक संस्थाएं या बिना लाभ की संस्थाओं की विशेष मदें जो इसी संस्थाओं में शामिल होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट स्थिति विवरण में दिखाई जाती है और उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है चंदा। लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का जो आय का सबसे बड़ा साधन है वो है चंदा। यह शुल्क के रूप में होता है, एक फ़ीस होती है जो आपको प्राप्त होती है संस्था को, और इसके आधार पर यह व्यवसाय चलता रहता है। इसकी प्रविष्टि, इसकी जो एंट्री है, हम एक बार अगर ये करंट ईयर से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित है, तो इसके आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और यदि ये कुल रूप में प्राप्त होती है, जिसमें ये नहीं पता लगता कि इस साल की है, पिछले साल की या आने वाले वर्षों से संबंधित है, लेकिन प्राप्त हो गई है, तो इसकी हम एंट्री रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड में कुल रूप में दिखाते हैं। तो चंदा गैर व्यापारिक संस्थाओं का सबसे पहली मद है जो आय के रूप में प्राप्त होती है, जिसे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में और रिसीप्ट पेमेंट के रिसीप्ट साइड में दिखाते हैं। अगला है आजीवन सदस्यता शुल्क, जिसे हम लाइफ मेंबरशिप फ़ी के नाम से भी जानते हैं। ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा शुल्क बार बार देने की जगह एक बार ही वो संपूर्ण लाइफ में दे देते हैं, तो इसे हम आजीवन यानी जीवन भर का इकट्ठा दे दिया है ऐसा शुल्क, तो इसे हम आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जो भी राशि दी जाती है, क्योंकि एक बार दी जाती है और नेचुरली पूरे जीवन के लिए दी जा रही है, तो इसकी राशि बड़ी मात्रा में भी होगी, तो इस कारण से इसे हम पूंजीगत प्रकृति का यानी कैपिटल रेवेन्यू के प्रकृति के रूप में देखते हैं, और इसलिए इसे हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में पूंजी कोष, जो कैपिटल फंड इन संस्थाओं में कैपिटल नहीं बनाई जाती, कैपिटल फंड बनाया जाता है, उसके आधार पर जोड़ा जाता है। समर्पित निधि या एंडोमेंट फंड, यह भी गैर व्यापारिक संस्थाओं की पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। इस निधि को संस्था को स्थायी रूप से आय प्राप्त होती है। इसमें ये ऐसा कोष होता है जो केवल वसीयत या उपहार के कारण पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और इससे जो भी पैसा मिलता है, आय मिलती है, वो विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसे कोष कहा गया। कोष का अभिप्राय ये है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसकी राशि का प्रयोग किया जाए। तो ये पूंजीगत प्रकृति की मानी जाती है, इसलिए इसे हम केवल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। प्रवेश शुल्क, नाम से स्पष्ट है कि प्रवेश होने पर जो शुल्क दे रहा है, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो भी सदस्य बनना चाहता है, वो प्रवेश करते समय जो शुल्क दे रहा है उसे हम प्रवेश शुल्क कहेंगे। इसे कुछ संस्थाओं के द्वारा तो पूंजीगत माना जाता है और कुछ के द्वारा इसे आयगत प्रकृति का माना जाता है। ये सबका एक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। जो इसे आयगत मानते हैं वो इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में एक फीस के रूप में, एक आय के रूप में दिखाते हैं, और जो इसे पूंजीगत प्रकृति का मानते हैं वो इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। इसे आयगत मानने का यह आधार है कि हर साल संस्था में कोई ना कोई प्रवेश करता रहता है और सदस्यता लेता रहता है, इसलिए यह जो आय है प्रवेश होने की, वो हमेशा प्राप्त होती रहती है संस्था को। तो बार बार प्राप्त होने के कारण और छोटी मात्रा में, छोटी निश्चित मात्रा में प्राप्त होने के कारण ये आयगत प्रकृति की मानी जाती है, और वो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाई जाती है। जबकि पूंजीगत मानने वाली विचारधारा यह कहती है कि एक विशेष व्यक्ति तो केवल एक ही बार प्रवेश लेता है व्यवसाय में, तो इसलिए उस व्यक्ति विशेष द्वारा तो एक ही बार यह आय दी गई, तो इसे बार बार वाली आय ना मानी जाए, अन्य व्यक्तियों से ना जोड़ा जाए। एक व्यक्ति विशेष द्वारा तो एक ही बार ये आय प्रदान की गई है, इसलिए इसे पूंजीगत माना जाए, और पूंजीगत मानते हुए इसे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाए। जब तक विशेष सूचना ना हो प्रश्न में, तो इसे आयगत ही मानना चाहिए। यदि स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि इसे पूंजीगत माना जाए, तो इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है दान किसे कहते हैं। जो भी रुपया या कोई भी
वस्तु किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को दे दी गई है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम दान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, विशेष और सामान्य रूप से। जो दान किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाए उसे विशेष कह देते हैं, और उसे पूंजीगत मानते हुए हम स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में डोनेशन फॉर, मान लो बिल्डिंग के लिए दिया गया तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग करके दिखा देंगे, लैंड के लिए दिया गया तो लैंड करके दिखा देंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई स्विमिंग पूल के लिए दिया गया तो डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल के रूप में बैलेंस शीट में दिखा देंगे। लेकिन अगर दान को स्पष्ट नहीं बताया कि किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है और छोटी मात्रा में दिया जा रहा है, उसकी राशि भी बड़ी नहीं है, तो उसे आयगत मानते हुए हम सामान्य दान कहेंगे और उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे, क्योंकि वो राशि बड़ी नहीं है और छोटी दान की राशि है, इसलिए आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। वसीयतनामे के अंतर्गत यदि हमें कोई राशि प्राप्त होती है, अगर हमें पैसा प्राप्त होता है वसीयत के तहत, तो उसे हम, क्योंकि एक बार प्राप्त होता है, तो उसे हम पूंजीगत मानते हैं और उसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। ये राशि बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये वसीयत होती है तो नेचुरली ये राशि बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए हम वसीयत के रूप में हम बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। यदि स्पष्ट रूप से कोई सूचना हो कि ये छोटी राशि है और आय व्यय में दिखाई जाए तो उस आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। पुराने अखबार और खेल के सामानों की बिक्री, जो भी हमारे गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो प्राय क्लब्स होते हैं, या तो कोई स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं, सेंटर्स हो सकते हैं, या अस्पताल हो सकते हैं। तो इन सब में जो भी पुराना सामान होता है, जिसे हम रद्दी कहते हैं, बैट, हॉकी, इन सब को बेचकर जो छोटी मोटी आय अर्जित की जाती है, ये छोटी मोटी आय होती है, छोटी राशि होती है, इसलिए आय व्यय खाते के इसे हम आय खाते में दिखाते हैं, आय रूप में, यानी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये आयगत प्रकृति की मानी जाती है। व्यवसायिक शुल्क का भुगतान, पे टू ऑनरेरियम, ये ऐसा शुल्क है जो संस्था द्वारा भुगतान किया जाता है। यह भुगतान उन कर्मचारियों को करते हैं जो संस्था का वेतन तो नहीं प्राप्त करते, लेकिन किसी तरह की शिक्षा के लिए, काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं और ये अपना लेक्चर देते हैं, वहाँ पे उस लोगों को अवगत कराते हैं अपने ज्ञान से, तो उसके लिए उनको ये भुगतान किया जाता है, जिसे हम ऑनरेरियम कहते हैं, व्यवसायिक शुल्क कहते हैं। तो ये अगर हमें प्राप्त हो रहा था तो हमारा आय का साधन है, और अगर हमें देना पड़ता है व्यय का साधन है, तो अमूमन ये देते हैं हम। तो ऐसी स्थिति, हमारे कोई काउंसलिंग करने के लिए बाहर से कर्मचारी आता है और हमारे कर्मचारियों को कुछ ज्ञान दे के जाता है, तो हम उन्हें व्यवसायिक शुल्क का भुगतान करते हैं। तो इसलिए इसे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में खर्चा मानते हुए दिखाया जाता है। पुरानी संपत्ति की बिक्री, पुरानी संपत्ति की बिक्री का जो प्रभाव है वो हम भुगतान और प्राप्ति खाते के स्थिति विवरण दोनों पर पड़ता है, क्योंकि संपत्ति की बिक्री से एक तो संपत्ति खत्म हो रही है जिसका प्रभाव स्थिति विवरण पर पड़ रहा है, और दूसरी तरफ संपत्ति के बिक्री होने पर जो भी हानि हो रही है उसको हम हानि के रूप में कहाँ दिखाएंगे, हम उसे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो ये सब हम कह सकते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था में ये विशेष मदें हैं जिससे संस्था को आय प्राप्त होती है या व्यय के रूप में की जाती हैं, जिनका लेखा खाते की प्रकृति, मदों की प्रकृति के अनुसार या तो बैलेंस शीट में किया जाता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक्नो से जुड़े रहिए और अगली वीडियो के लिए देखते रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।